हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट 4 को स्टार्ट करने चल रहे हैं। इससे पहले यूनिट 4 का एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर मैं बनाया था, ठीक, इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा करके एक लेक्चर यूनिट 4 पे मैं बनाया था, ठीक। उम्मीद है कि आप वो लेक्चर देखे होंगे। ओके, अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ें डील करना है, इस चैप्टर के अंदर कैसा स्पेक्ट्रा हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो अब देखिए, अगर आप अपना सिलेबस देखे होंगे तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस है जिसका यूनिट 4 है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो यूनिट 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऐसे करके लिखा हुआ है। और फिर कामा लगा के लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, कामा, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, ठीक। तो ये जो टॉपिक का मैं नाम लिया हूँ ये चारों टॉपिक कवर करूँगा, ठीक। जो डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी आता है, ठीक। तो ये चारों टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर कर दूंगा और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस फिनिश भी कर दिया जाए। ओके, देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़े थे तो उसमें क्या था, बस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्रेजेंट था, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या थे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पे क्या थे, प्रेजेंट रहते थे। जैसा अगर मान लीजिए ये एटम हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होते थे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते थे, ठीक। ऐसे ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते थे। ग्राउंड स्टेट होता था, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता था, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे डिफरेंट डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट हम लोग को मिलते थे। ये तो चीज़ आपको पता ही है। मान लीजिए ग्राउंड स्टेट का बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन अगर क्या करे, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है इस गैप के बराबर, तो क्या चल जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और क्या होता है, इस दरमियान हम लोग को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। ऐसे ही इसको थोड़ा अलग से बनाता हूँ। ऐसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है मान लीजिए, ठीक। तो अगर ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक। और वो एनर्जी क्या है, इस एनर्जी गैप के बराबर है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाता था और इस दरमियान एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता था। इसी तरीके से अगर एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करे, एनर्जी रिलीज कर दे, तो क्या आ जाता था, ग्राउंड स्टेट में आ जाता था और इस दरमियान हम लोग को इमिशन स्पेक्ट्रा वगैरह मिलता था। तो अभी तक कुल मिला जुला के हम लोग को क्या जानकारी है कि एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनका क्या है, डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, मतलब वो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में है यही तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इनका है, ठीक। अब इनका एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन वगैरह होता है तो क्या होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। अगर इनका ट्रांजिशन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में हो रहा है तो क्या होगा, उस दरमियान हम लोग को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। और अगर इनका ट्रांजिशन क्या हो रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में हो रहा है तो उस दरमियान हम लोग को इमिशन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, ठीक। इस तरीके से आप इंटर के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हर एक सेल के करस्पॉन्डिंग ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह ड्रा किया जाता था और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वगैरह हो रहा है तो वहाँ से स्पेक्ट्रा वगैरह देखने को मिलता था, ठीक। मतलब अभी तक जो हम लोग स्पेक्ट्रा पढ़े थे, हम लोग को बस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मिलता था और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता था, ठीक। ये कब हो रहा है, जब क्या है, एक सिंगल एटम के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे तब, ठीक। लेकिन अब हम लोग को इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ना है, तो जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दो या दो से अधिक एटम का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। तो इसका मतलब अब जो सिनेरियो होगा यहाँ पे वो कुछ हिस्से अलग होगा, ठीक। जब सिंगल एटम के बारे में बात करते थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते थे, तो कुछ ऐसा हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वगैरह प्रेजेंट रहता था जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वगैरह मिलता था। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, सिंपली एग्जांपल ले रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो मान लीजिए अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं तो एक एटम मान लीजिए पहला ये है, दूसरा एटम ये है, ठीक। दोनों के न्यूक्लियाई आपस में क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, ठीक। इनके बीच कोई बॉन्डिंग वगैरह होगा जिसके बीच क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या रहेंगे, पकड़े रहेंगे, ठीक। सिंपली कहिए इनके बीच क्या है, बॉन्ड द्वारा क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। पहले एटम के पास भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे एटम के पास भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या फिगर बनाए हैं, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए हैं। पहले एटम का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे है, दूसरे एटम के न्यूक्लियस यहाँ दिखाएं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह रहेंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए इस एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इनके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े हैं कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्रेजेंट रहता है। ये चीज़ हम लोग को जानकारी मिल गया। अब देखिए अब यहाँ पे एक दूसरे से जिस लाइन से जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक, मतलब इनके न्यूक्लियर के बीच का कितना डिस्टेंस है। ठीक, तो मान लीजिए एटम है ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, ठीक, तो ये जो लाइन कहलाएगा ये क्या कहलाता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहलाता है। और जो इस लाइन का लंबाई होगा उसी को क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियर के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक, अब देखिए एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, ठीक, तो इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं होगा। मान ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इस एटम का, मतलब इस मालिक्यूल, जो ये मालिक्यूल है इनमें जो दोनों एटम हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे किसी इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक, कहीं पे यहाँ पे मिल रहा है, डिपेंड करेगा किसका वेट वगैरह कितना उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो मान ले रहे हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस अगर पास कराएं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये दोनों मॉलिक्यूल क्या, दोनों एटम क्या करते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी भी होगा। साथ ही साथ इस एक्सिस के अबाउट जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है इसके अबाउट ये क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट भी कर सकते हैं। क्या बताया मैं, अगर इन दोनों का मान लें सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और उसके परपेंडिकुलर पास होने वाला एक लाइन ड्रा कर दें, तो इस लाइन के अबाउट क्या हो सकता है, इनका रोटेशन हो सकता है। ठीक, इन एटम का इस सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रहे हैं उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इनका रोटेशन हो सकता है। उस रोटेशन की वजह से इनके पास क्या रहेगा, रोटेशनल एनर्जी भी रहेगा, रोटेशनल एनर्जी भी रहेगा। साथ ही साथ इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट क्या हो सकता है, इनका वाइब्रेशन भी हो सकता है। इस वजह से इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी रहेगा, इस वजह से इनके पास क्या रहेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी भी रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग अब क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसके पास 3 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। पहला क्या, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है। साथ ही साथ 2 और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, फिर क्या होता है, रोटेशनल और वाइब्रेशन, मतलब 2 और एनर्जी लेवल हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक, रोटेशनल एनर्जी लेवल किसके वजह से, जो ये एटम है इनके रोटेशन के वजह से, और वाइब्रेशनल एनर्जी किसके वजह से, इन एटम के वाइब्रेशन के वजह से। ठीक, तो मतलब मॉलिक्यूल के अंदर 3 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। ठीक, अभी तक सिंपल एक एटम था तो उसके अंदर बस क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्रेजेंट रहता था। लेकिन अब क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट क्या होगा, इसका रोटेशन मोशन भी पॉसिबल है। साथ ही साथ इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट इसका वाइब्रेशनल मोशन भी पॉसिबल है। इस वजह से अब रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से अब जो हम लोग को स्पेक्ट्रा मिलेगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मिलने वाला है। ठीक, अभी तक बस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता था तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजिशन वगैरह अच्छे से समझते थे। लेकिन अब मॉलिक्यूल के केस में जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जटिल मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब 2 एनर्जी लेवल हम लोग को और उसमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक, तो आगे मैं अभी फिगर बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे एनर्जी लेवल को ड्रा किया जाता है। ठीक, पहले जो लिखें वो समझा दे। ओके, समझ में आया ना। मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहेंगे, 3 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होगा तो एटम के इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक, जो एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी क्यों, क्योंकि एटम आपस में जिस से जुड़ेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे। जिस ये एटम क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड से जुड़ेंगे तो बॉन्ड के अबाउट क्या होगा, इनका ऐसे वाइब्रेशन होगा। ठीक, तो वो क्या होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। और फिर देखिए क्या होगा, इन दोनों एटम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास से एक हम ऐसा एक्सिस ड्रा करें जो क्या हो,
किससे परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लीजिए ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इनका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें जो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इसके अबाउट इन एटम का क्या होगा, रोटेशन भी हो सकता है, रोटेशन मोशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से रोटेशनल एनर्जी भी होगा। क्लियर? अब तो क्लियर ना? ठीक। अब देखिए अगर ये चीज़ क्लियर कर लिए हैं तो चैप्टर बहुत जल्द हम लोग फिनिश भी करेंगे। ओके, देखिए क्या लिखे हैं, लाइक एन एटम अ मॉलिक्यूल हैज आल्सो इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक, जैसे कि एटम का क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, वैसे मॉलिक्यूल का भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। ठीक, ये एटम की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, एटम मॉलिक्यूल का भी अपना कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। क्लियर है चीज? अब देखिए फिर क्या लिखा है, अ मॉलिक्यूल हैज 3 टाइप ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ORR स्टेट। ठीक, मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं, 3 तरीके के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होते हैं, विच आर एज फॉलो, जो कौन कौन से हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जिसको कैपिटल ई सफिक्स में स्मॉल ई। दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसको कैपिटल ई और सफिक्स में स्मॉल भी, इस पहले वाले वर्ड को छोटा करके यूज किया है। ठीक, तीसरा क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी ई, और क्या किया है, स्मॉल आर करके यूज कर लिए। ठीक, इस तरीके की 3 टाइप की एनर्जी होती है। ठीक, ये आपके सिलेबस में लिखा है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए पहले एनर्जी की बात की जाए तो क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ई। तो लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज कास्ट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन एक्साइटेशन टू हायर एनर्जी लेवल ORR, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विथ इमिशन ऑफ, 2 बार देखिए लिख दिए हैं, विथ इमिशन ऑफ एनर्जी ORR फोटॉन। ठीक, एनर्जी क्या करे, इमिट करे, या उसे क्या कहेंगे, फोटॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक, तो क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किसके वजह से होगा, कास्ट बाई क्या हो, जब एब्जॉर्प्शन हो मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, या इमिशन हो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। ठीक, तो वैसे लिखा गया जो भी फिगर से समझाए थे। ठीक, फिर लिखे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑर्डर ऑफ 2 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब जो 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट के बीच डिफरेंस होगा किसी मॉलिक्यूल के लिए, वो 2 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आदर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, फिर कुछ चीज़ें अभी लिखेंगे, फिर आपको समझाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग अभी लिखे थे कि 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है वो 2 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर का होता है। ठीक, कितना, 2 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर का होता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम लोग को मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, तो दोनों केस में हम लोग को स्पेक्ट्रा मिलेगा। जब लोअर से हाई जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन, और जब हायर से लोअर आएंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में ट्रांजिशन के वजह से हो रहा है, इस वजह से इस स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है ये हम लोग का या तो विजुअल या तो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। ठीक, क्यों लाई करता है, इनका जो एनर्जी गैप है अगर इसको आप लेके सॉल्व करिए तो जो वेवलेंथ आता है वह या तो अल्ट्रावायलेट या तो विजुअल रीजन का आता है। ठीक, उसको समझाने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। ठीक, उसके नीचे लिखिएगा आप कि अब अपने मन से ये चूज किए हैं कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है तो लिखे हैं कि एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है विथ अ चेंज ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 2 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, आपको दिखाने के लिए कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किसमें अल्ट्रावायलेट या विजुअल रीजन में लाई करेगा, उसको दिखाने के लिए बस मैं ये लिखा हूँ। ठीक, तो क्या लिखे हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विथ अ चेंज ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज accompanied बाई इमिशन ORR एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय। ठीक, मान लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है जो या तो इमिशन है या तो एब्जॉर्प्शन है, और उस दरमियान जो एनर्जी लेवल में चेंज है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू CH बाई डेल्टा ई होगा। E इक्वल टू SC बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू CH बाई डेल्टा ई हो जाएगा। ऐसे अरे भाई ऐसे आप पढ़े हैं ना, E इक्वल टू क्या होता है, SC बाई लैम्डा होता है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC बाई ई होगा। चेंज इन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डेली लिख देंगे। ठीक, तो अब देखिए C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ पुट करेंगे, H प्लैंक कांस्टेंट है 6.64 × 10⁻34 पुट करेंगे, और डेल्टा ई का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ हम लोग का इतना आ रहा है।
ठीक। और ये जो वेवलेंथ है, ये देखिए आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है उसको वेवलेंथ रेंज होता है 1000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका मतलब ये जो लाइट है हम लोग का, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप से ट्रांजिशन हो रहा है वो किस में लाई कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा वो किस में मिलेगा, वो हम लोग को अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगा। ठीक। अब इनके बीच का अगर एनर्जी गैप मतलब नीचे का वैल्यू क्या करें और छोटा कर दें, ये एनर्जी गैप और छोटा कर दें तो क्या होगा, ये वैल्यू और बढ़ेगा। तो जब ये वैल्यू और बढ़ेगा तो जो हम लोग का स्पेक्ट्रम होगा वो किस में, विजिबल रीजन में लाई करने लगेगा। ठीक। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो वो आपका विजिबल रीजन में भी लाई करने लगता है। ठीक। ये गैप कम करेंगे ना तो ये वैल्यू क्या करेगा, एक्सीड कर जाएगा ये वैल्यू। ठीक। क्योंकि नीचे का एनर्जी लेवल जब कम होगा तो इसमें नीचे का जब ये एनर्जी गैप कम होगा तो इसमें जो भाग देने वाला क्वांटिटी कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बड़ा आएगा। तो जब वैल्यू बड़ा आएगा तो ये क्या होगा, विजिबल रीजन में लाई करने लगेगा। मतलब उस टाइम जो वेवलेंथ मिलेगा वो विजिबल रीजन के रेंज में लाई करेगा। ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। बस एक एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट का दिखा दिए हैं, आप खुद सॉल्व करेगा आपको विजिबल का भी मिल जाएगा। ठीक। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन मैं सोचा आपको दिखा दूँ इस वजह से ये चीज़ लिखा हूँ। ओके। अब देखिए क्या लिखे हैं, दिस रेडिएशन लाइज इन अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो रेडिएशन है ये अल्ट्रावायलेट पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उसमें लाई कर रहा है। इसका हम क्या कर सकते हैं, ठीक। क्या लिखे हैं नीचे, इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई इन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, या तो अल्ट्रावायलेट या तो विजिबल रीजन में लाई करेगा। ठीक। आप अगर ये लाइन डायरेक्ट लिखता तो आपको शायद सोचते 1-2 मिनट, इस वजह से ऊपर वाला लाइन पहले करके दिखा दिया हूँ। ठीक। ये नीचे का गैप बढ़ाते जाएंगे तो वेवलेंथ छोटा होता जाएगा तो ये क्या होगा, अल्ट्रावायलेट में तरफ जाते जाएगा। और जैसे जैसे इस नीचे का गैप अगर छोटा कर दें क्या होगा, विजुअल रेंज में चला जाएगा। ठीक। क्लियर है चीज ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट रोटेशनल एनर्जी। ठीक। गलती से मैं हेडिंग में दूसरा पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी लिखवा दिया था, उसको प्लीज आप रोटेशनल एनर्जी कर दीजिएगा। ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बाद हम लोग को रोटेशनल एनर्जी मिलेगा और रोटेशनल एनर्जी के बाद फिर हम लोग को वाइब्रेशनल एनर्जी मिलता है। ठीक। तो वहाँ पर जो दूसरे नंबर पर वाइब्रेशनल लिखे थे हेडिंग में, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी लिखे थे, तो प्लीज़ उसको आप रोटेशनल कर लीजिएगा और तीसरे वाले को आप वाइब्रेशनल कर लीजिएगा। ठीक। आपको कटिंग करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा इस वजह से, सॉरी। ओके। अब देखिए रोटेशनल एनर्जी ER जो होगा, ये जो रोटेशनल एनर्जी ER होगा ये क्यों होता है, तो लिखे हैं द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास कामा इज कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी। ठीक। अगर ये जो एनर्जी है ये रोटेशनल एनर्जी है, ये क्यों होता है, ये जो मॉलिक्यूल है उनके सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या होता है, रोटेशन से होता है। ठीक। ये देखिए फिगर बनाया है। ठीक। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस वजह से इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी होती है। तो वही लिखे हैं कि दिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्जिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो एनर्जी होती है, आपको पता है जब आप बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्जिया वगैरह, तो ये जो डिपेंड करेगा रोटेशन, ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्जिया पे, मतलब इसका इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस वगैरह है, और फिर क्या इसका क्या एंगुलर वेलोसिटी है। आई इक्वल टू क्या, एम आर स्क्वायर मास इंटू इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है, उसके स्क्वायर के, ऐसे आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है ना। ठीक। ऐसे आप तमाम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये मास और इसके एक्सिस से कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा इसका रोटेशनल एनर्जी। साथ ही साथ इसका ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, ओमेगा पे भी डिपेंड करेगा। ठीक। तो ये चीज डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये तो आप पढ़ चुके हैं। ओके। अब देखिए फिर क्या लिखा है, रोटेशनल एनर्जी इज कास्ड बाय द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच इज शोन इन फिगर बिलो। ठीक। जो रोटेशनल एनर्जी है वो क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन से क्या होता है, मिलता है, जिसको इस फिगर में दिखाए हैं। ठीक। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके। फिर क्या लिखे हैं कि दिस एनर्जी लेवल आर सेपरेटेड बाय स्मॉल एनर्जी इंटरवल। और जो एनर्जी लेवल होता है ये स्मॉल एनर्जी इंटरवल से सेपरेटेड होता है, जिसका आर्डर जो होता है लिखे हैं टिपिकली ऑफ द आर्डर ऑफ 10 टू द पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10 के पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इनके दो एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है वो 10 टू द पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा केस में क्या होता है, 2 से 10 इलेक्ट्रॉन के बीच
2 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच इनके बीच एनर्जी गैप होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा केस में। और इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा के केस में क्या होगा, ये जो रोटेशनल एनर्जी के बीच का गैप होगा वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। ठीक, जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट डेटा मिल सकता है। हो सकता है किसी में 10⁻² दिया हो, ठीक, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फिर देखिए लिखे हैं एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल लाई इन द माइक्रोवेव रीजन विथ वेलोसिटी विथ वेवलेंथ 0.1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। अब जो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है ये क्या करता है, माइक्रोवेव रीजन में लाई करता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक होता है। इस वेवलेंथ में क्या करता है, ये लाई करता है। क्लियर है चीज़? आगे बढ़े ना, क्लियर है चीज़? ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग तीसरा एनर्जी लेवल की बात करेंगे जो क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग EV से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये वाइब्रेशनल एनर्जी क्यों होता है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के, उनके वाइब्रेशन के वजह से होता है। ठीक, तो क्या लिखे हैं, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी इज रिलेटेड विथ स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग और बेंडिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। ठीक, ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी किससे रिलेटेड होता है, मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, फैल रहे हैं। अगर इसको कुछ हम स्प्रिंग के शेप में सोचें, ठीक, अब जैसे इसको क्या करना है, ये ऑक्सीलेशन मोशन कर रहे हैं, टू फ्रो मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीलेशन कर रहे हैं ना। तो ऑक्सीलेशन एक तरीके से स्प्रिंग के रूप में इनको सोचा जा सकता है ना कोवेलेंट बॉन्ड को। तो वही स्प्रिंग के रूप में अगर इसको सोचें तो जब स्ट्रेचिंग होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ठीक, तो इस टाइम देखिए जो स्प्रिंग है कुछ फैला हुआ बना है। ठीक, मतलब जो बॉन्ड है उसको ऑक्सीलेशन के टाइम, सिंपल हार्ड मोशन आप याद करिए, हम लोग स्प्रिंग का शेप दे सकते हैं। ठीक, तो स्प्रिंग के शेप में बनाए हैं और स्प्रिंग फैला हुआ है जब स्ट्रेचिंग हो रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो स्ट्रेचिंग का केस है। ठीक, तो इस दरम्यान क्या होंगे, ये वाइब्रेट करेंगे, ऐसे क्या होगा, इनका वाइब्रेशन ऐसे, फिर ऐसे 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 होगा। तो स्ट्रेचिंग किए, फिर क्या किए, कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से भी होगा। ठीक, मतलब ये इधर लगे जाने, अब ऐसे वाइब्रेट करने लगे। ठीक, एक बार स्ट्रेच कर रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में देखिए जो स्प्रिंग है वो ऐसे कुछ सिकुड़ा हुआ बना है। ठीक, या फैला हुआ है या सिकुड़ा हुआ। ओके, अब फिर देखिए अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मान लीजिए है तो क्या हो सकता है, ऐसे इनका बेंडिंग हो सकता है। ठीक, तो इस दरमियान भी क्या होगा, इनका वाइब्रेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाए हैं। ठीक, जिसके वजह से मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी रहता है। ठीक, तो लिखे हैं द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ठीक, ये देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, जब ऐसे जा रहा है स्ट्रेचिंग, ऐसे आएगा तो कॉन्ट्रैक्टिंग, वाइब्रेशन शुरू हो गया। या मान लीजिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो क्या हो गया, ऐसे बेंडिंग हो रहा है उसका। ठीक, ऐसे क्या हो रहा है उसका, समझिएगा आप इस चीज़ को। ऐसे मान लीजिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक, एक ये ज्वाइंट को एक एटम कर रहे हैं, बाकी 2 मार्कर कैप का एटम। ठीक, तो ऐसे क्या हो रहा है, बेंडिंग इसका हो रहा है। ठीक, तो ऐसे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन इसका भी हो रहा है। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं फिगर वाइब्रेशन विद इन मॉलिक्यूल। ये जो फिगर है ये मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशन है उसको दिखा रहा है। ठीक, अब देखिए दियर एनर्जी इंटरवल, ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगा इनका जो इंटरवल होगा, मतलब 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होगा, मतलब 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल। जो देयर एनर्जी इंटरवल लाइज बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल, और टिपिकली ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, रोटेशनल एनर्जी लेवल में हम लोग कितना पढ़े थे, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें क्या पढ़े थे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसी के बीच में ना आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो वही लिखा गया है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल के गैप और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी गैप के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ठीक, इसी वजह से इसको तीसरे नंबर पर रख दिए हैं। ठीक, शुरू में तो दूसरे वाइब्रेशन लिखवाए थे, लेकिन इस वजह तीसरे रख दिए हैं ताकि ये लाइन हमको लिखवाएं। जब ये लाइन हम लिखवाएं तो आपको ये पता रहे कि हाँ रोटेशनल का ये होता है और इलेक्ट्रॉनिक का ये होता है, इस वजह से वाइब्रेशन क्या कर रहा है, इस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक, अगर पहले वाइब्रेशन लिखवाए रहते तो क्या करते, ये हम बताए नहीं रहते आपको। ठीक, रोटेशन अगर पहले ना पढ़ा के वाइब्रेशन पढ़ाते तो शायद ये लाइन नहीं लिखवा पाते, तब डायरेक्ट लिखवाते कि ये क्या होगा,
जो हम लोग का वाइब्रेशनल एनर्जी होगा उसके बीच का जो गैप होगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक, ऐसे लिखवाते हैं, बस इसको लिखवाने के लिए मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक, अब बुक में भी वाइब्रेशनल तीसरे पे दिया है, इस पर तीसरे पे लिख दिया हम। ओके, तो ये देखिए इसके बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब इस दरमियान जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा, तो लिखे हैं द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लाइज इन इंफ्रारेड रीजन विथ वेवलेंथ 1 माइक्रोमीटर टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक, इस दरमियान जो वेवलेंथ मिलेगा वो इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा, और जो उसका वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, जो इस दरमियान जो स्पेक्ट्रा हम लोग को मिलेगा वो इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा, और जो वेवलेंथ होगा वो 1 माइक्रोमीटर से लेके 0.1 मिलीमीटर तक होगा। ठीक, अब इन तीनों एनर्जी लेवल डायग्राम को मैं ड्रा कर दे रहा हूँ, आप कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक, फिर आगे जब हम एक एक को लेके चलेंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे डिटेल में। ठीक, एक फिगर बना दे रहा हूँ, आप उसको बना दीजिए ताकि एग्जाम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछे तो आपको लिखने में आसानी हो। ठीक, तो चलना एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने। ओके, देखिए स्टूडेंट क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज सोन इन फॉलोइंग फिगर, ये चीज़ लिखे हैं। अब देखिए अच्छे से समझिएगा, फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ आपको समझाने का, हो सके मुझे सफलता मिल जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये तीनों एनर्जी लेवल को नीचे शो किया गया, लिखे हैं। ठीक, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यन से रिप्रेजेंट करते हैं, यन इक्वल टू 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, पीछे हम लोग पढ़े ना, यन इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, यन इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यन इक्वल टू 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे। ठीक, और जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे आता है। ठीक, इसी तरीके से जो रोटेशनल एनर्जी होता है उसके वैल्यू को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू 0 1 2 से ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक, अब देखिए दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में क्या होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, और दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। क्या बोला मैं, हर दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में क्या होंगे, क्या बोलना है, दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बीच में क्या होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होंगे, दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए दिमाग है बात ना, क्या बोले हैं कि दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी आएंगे, और दो वाइब्रेशनल एनर्जी के लेवल के बीच में दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल आएंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए n इक्वल टू 1 ये क्या है, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट है, और n इक्वल टू 2 ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट है। ठीक, अब इस n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच में क्या बोला मैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल आएगा। तो देखिए जो ब्लू मार्कर से बनाए हैं वो क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, और जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट में शो किया जाता है तो उस टाइम इसको म्यू डबल प्राइम से शो करते हैं, और म्यू का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से म्यू डबल प्राइम का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक, अब फिर क्या बोले हैं, हर दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल आएंगे, तो वो कैसे स्टार्ट किए जाएंगे, वो देखिए यहाँ से जे, इसको भी क्या करेंगे, जे डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे जब तक ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। ठीक, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्या है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं दिखाया हूँ ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है, और देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, जे डबल प्राइम 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जे डबल प्राइम 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जे डबल प्राइम 2 होगा, ऐसे इसका वैल्यू क्या होगा, जे डबल प्राइम 3 होगा। ठीक, ऐसे इसके डिफरेंट वैल्यू होंगे। ठीक, दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल आते हैं, जिसका वैल्यू देखिए म्यू इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग, म्यू डबल प्राइम 0 करस्पॉन्डिंग जे डबल प्राइम 0 मिलेगा, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो जे डबल प्राइम 1 मिलेगा, फिर उससे ऊपर जे डबल प्राइम 2 मिलेगा। ठीक, अब इन दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, लिखवाए थे। ठीक, और इनके बीच में जो गैप होगा, दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। मतलब दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में गैप जो होगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक, इस वजह से ये जो है वैल्यू इसके बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से जब फिर ऊपर बढ़ेंगे म्यू डबल प्राइम 1 से म्यू डबल प्राइम 2, क्यों म्यू डबल प्राइम यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ग्राउंड स्टेट में हैं। ठीक,
अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फिर हम लोग को क्या मिलेगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलेगा। तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, J डबल प्राइम 0 मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग J डबल प्राइम 1, इसके करस्पॉन्डिंग J डबल प्राइम 2, इसके करस्पॉन्डिंग J डबल प्राइम 3। ठीक, अभी भी हम लोग ग्राउंड स्टेट में ही हैं, इस वजह से जो रोटेशनल एनर्जी जिसको J से रिप्रेजेंट किया था उसको J डबल प्राइम के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो ये तो ग्राउंड स्टेट की बात हुई। अब ऐसे जब ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, n इक्वल टू 2, ऐसे ऊपर का n इक्वल टू 3 होगा, तो उस n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के बीच में भी क्या होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल लाई करेंगे, और उन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, उन दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल लाई करेगा। तो अब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं, तब क्या करेंगे, म्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी को, और J प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, रोटेशनल एनर्जी को। ठीक, तो अब देखिए म्यू प्राइम इक्वल टू 0, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, J प्राइम इक्वल टू 0, इस यहाँ क्या हो जाएगा, J प्राइम इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, J प्राइम इक्वल टू 2, ऐसे ऊपर मिलता जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, रोटेशनल एनर्जी लेवल, और जो ब्लू वाला है ये म्यू प्राइम से इसको रिप्रेजेंट किया है, वो क्या है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग को एनर्जी मिलता है। क्लियर। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसमें जो ग्राउंड स्टेट होता है उसको जीरो एनर्जी हम मान सकते हैं, तो n इक्वल टू 1 क्या है, जीरो एनर्जी। लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में जो स्टार्ट होगा वो जीरो से नहीं स्टार्ट होता, इसका कुछ वैल्यू होता है। जब मैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अलग से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक, इस वजह से इसको n इक्वल टू 1 से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, न इस वजह से इसको n इक्वल टू 2 से भी यहाँ कोइंसाइड नहीं करें। ठीक, हमेशा जो इसका वैल्यू होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उससे कुछ ज़्यादा होगा। हमेशा जो म्यू प्राइम या म्यू डबल प्राइम का जो वैल्यू होगा n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2 से कुछ ज़्यादा होगा। ठीक, अब इनके बीच का जो गैप होता है इसको क्या कहा जाता है, जीरो पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। ठीक, इसके बीच के गैप को क्या कहते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वगैरह होता है जिससे हम लोग को स्पेक्ट्रा मिलता है और वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो हम लोग को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक, उसके कुछ ट्रांजिशन रूल होते हैं, सिलेक्शन रूल होते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही फिगर आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक, जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कराएंगे तो क्या होगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो उसका एक सिलेक्शन रूल होता है, उसको आगे के टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, अब देखिए ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, और ये पूरा क्या है आपका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। ठीक, ऐसे ऊपर क्या होते हैं, मिलते हुए चले जाते हैं। क्लियर, इन दोनों के बीच के गैप को जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ये म्यू डबल प्राइम n इक्वल टू 1 से कोइंसाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है उसको जीरो माना था, और म्यू डबल प्राइम इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होता है वो जीरो नहीं होता है। ठीक, और इधर का जो एक्सिस हम लोग का एनर्जी एक्सिस है, ठीक, तो जीरो नहीं होगा तो इसका कुछ वैल्यू होगा, इस पर इससे कुछ दूर बना है, ऊपर वाला भी इससे कुछ दूर बना है। जब आगे अलग अलग से हम लोग हर एक स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, क्या हम लोग को समझ में आया, हम लोग समझे कि हर दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा, और हर दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल होगा। जब ग्राउंड स्टेट में हम बात करेंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी को म्यू डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब ग्राउंड स्टेट में बात करेंगे तो रोटेशनल एनर्जी को J डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो जब वाइब्रेशनल एनर्जी होगा उसको म्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रोटेशनल एनर्जी होगा उसको J प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है, सो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए ताकि आगे अभी आपको एनर्जेटिक लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।